जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कक्षा 12वीं में गद्य खंड देख रहे थे और गद्य खंड में यह आपका अंतिम पाठ होने वाला है और इस पाठ के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। पाठ का नाम है निंदा रस। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हर एक लेखक की भांति इनका भी हम लोग क्या करते हैं, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देखने का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने सभी लोगों का संक्षिप्त जीवन परिचय देखा था, फिर इसके बाद विस्तृत रूप से पढ़ने का काम करते थे, उसी प्रकार से इनके भी बारे में देखते हैं। लेखक का संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय नहीं, लेखक का संक्षिप्त परिचय, इसको हम लोग देखते हैं। फिर इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं कि इनका जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी में जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने वसुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। इनकी लेखन विधा व्यंग है, भाषा क्या है, सरस प्रवाहमयी खड़ी बोली, शैली क्या है, व्यंग्यात्मक आत्मपरक शैली है। प्रमुख रचनाएं सदाचार का ताबीज, रानी नागफनी की कहानी, जैसे उनके दिन फिरे। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनका विस्तृत जीवन परिचय देखने का काम करते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के अंतर्गत जमानी नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नामक गांव के, या होशंगाबाद देख लीजिए, होशंगाबाद जिला के जमानी नामक गांव में या ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। प्रारंभ से लेकर स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। ये शुरू से लेकर स्नातक तक, यानी बैचलर ऑफ आर्ट बीए जो होता है उसे स्नातक कहते हैं। स्नातक देखिए, प्रारंभ से लेकर स्नातक स्तर की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। ठीक है, स्नातक स्तर तक इन्होंने कहां पढ़ा, तो अपने राज्य मध्य प्रदेश में ही पढ़ा। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी विषय से क्या किया था मेरे दोस्त, एमए किया। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने जंगल विभाग में नौकरी की। 18 वर्ष के जब ये थे तो जंगल विभाग में ये क्या किए थे, नौकरी किए थे। ठीक है, खंडवा में 6 माह तक अध्यापन कार्य किया। इसका मतलब कि 6 माह तक ये क्या किए हैं, पढ़ाने का भी काम किए हैं। तथा 1941 से 1943 ईस्वी तक, यानी 2 वर्ष, कितने वर्ष, 2 वर्ष जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। 2 वर्ष तक स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में ये क्या किए, शिक्षण कार्य भी किए हैं। 1943 में वही मॉडल हाई स्कूल में अध्यापक हो गए। 1941 से 43 तक ये कहां पर, जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाने का काम किए। ठीक है, उसके पश्चात शिक्षण भी वहां पर किए हैं, वहां पर पढ़ाने का भी काम किए। 1943 में वहीं पर मॉडल हाई स्कूल में क्या बन गए, अध्यापक बन गए। 1952 ईस्वी में इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। 1952 ईस्वी में ये सरकारी नौकरी से क्या कर दिए, त्याग पत्र दे दिए। 1953 से 57 ईस्वी तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। 1953 से लेकर 57 ईस्वी तक ये प्राइवेट स्कूल में क्या करते हैं, नौकरी करते हैं।
ठीक है। 1957 ईस्वी में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की तथा 1957 ईस्वी में प्राइवेट स्कूलों की भी नौकरी को क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। कलकत्ता के ललित कला महाविद्यालय से सन 1960 में डिप्लोमा किया। कलकत्ता के ललित कला महाविद्यालय से 1960 ईस्वी में हरिशंकर परसाई ने डिप्लोमा किया। अध्यापन कार्य में ये कुशल थे। अध्यापन के कार्य में ये मेरे दोस्तों बहुत ही कुशल थे, ठीक है। किंतु आस्था के विपरीत अनेक बातों का अध्यापन इनको यदा कदा खटक जाता था। इनकी जो आस्था है, इनका जो लगाव था, उससे यदि अलग या परे अध्यापन कार्य कराया जाता था तो इनको बहुत दुख भी होता था, ठीक है। आगे देखिए, 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इनका निधन हो गया। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इनका क्या हो गया मेरे दोस्त, निधन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। साहित्य में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। ये हिंदी साहित्य को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ते थे। हिंदी साहित्य में इनका मन भी लगता था और पढ़ने का भी काम करते थे। अध्यापन कार्य के साथ साथ ये साहित्य सृजन की ओर मुड़े और जब यह देखा कि इनकी नौकरी इनके साहित्यिक कार्य में बाधा पहुंचा रही है तो इन्होंने सरकारी नौकरी को तिलांजलि दे दी। जब ये सरकारी नौकरी कर रहे थे तो उस समय भी लिखने का काम कर रहे थे, लिखने का काम धीरे धीरे कर रहे थे। लेकिन जब ये देखें कि सरकारी नौकरी हमारे लेखन के कार्य में बाधा बन रही है तो इन्होंने सरकारी नौकरी को तिलांजलि दे दी, यानी सरकारी नौकरी को ये यानी हरिशंकर परसाई ने त्याग पत्र दे दिया। फिर इसके पश्चात क्या हुआ, और स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करके साहित्य साधना में जुट गए और नौकरी छोड़ने के पश्चात इन्होंने ये मन बना लिया कि मुझे अब क्या करना है, केवल लिखना ही है, वह गद्य हो या पद्य हो, ये हमेशा लिखने में लग गए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्त। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक एक साहित्यिक मासिक पत्रिका भी निकाली। जबलपुर जो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये एक पत्रिका निकाले। उस पत्रिका का नाम क्या था, वसुधा। और वसुधा नामक पत्रिका प्रतिदिन नहीं निकलती थी, न सप्ताह पे निकलती थी। यह पत्रिका कैसी थी, मासिक थी। कैसी थी मेरे दोस्त, मासिक, जिसके प्रकाशक व संपादक ये स्वयं थे। ये प्रकाशन का भी कार्य करते थे और संपादन का भी कार्य करते थे। कह सकते हैं कि प्रकाशक और संपादक दोनों के कार्यों में निपुण हरिशंकर परसाई ने 1900 कब निश्चित समय नहीं दिया है, तो वसुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। आगे देखिए, वर्षों तक विषम आर्थिक परिस्थितियों में भी पत्रिका का प्रकाशन होता रहा और बाद में बहुत घाटा हो जाने पर इसे बंद कर देना पड़ा। ठीक है, जब ये शुरू किए थे, कौन, हरिशंकर परसाई, जब हरिशंकर परसाई शुरू किए थे तो बीच में बहुत बाधा आई, परंतु धीरे धीरे ठेल ठेल कर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने का काम किया, परंतु बाद में बहुत घाटा हुआ इनको। इस कारण घाटा होने के कारण ये पत्रिका के प्रकाशन का, यानी वसुधा नामक पत्रिका के प्रकाशन का कार्य क्या कर दिए, बंद कर दिए। फिर क्या करते हैं, सामयिक साहित्य के पाठक इनके लेखों को वर्तमान समय की प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते थे। ये उस समय, यानी उस समय जब ये पत्रिका बंद कर दिए तो अनेक पत्रिकाएं चलती थी और अनेक पत्रिकाओं में इनकी जो रचनाएं थी, लिखने का काम किया करते थे अपनी रचनाओं को, और इनकी रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपती थी। ठीक है, परसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं लिखते थे। ये अपनी रचना कहाँ कहाँ पर लिखते हैं, तो अपनी रचना ये साप्ताहिक हिंदुस्तान,
धर्मयुग और अनेक और छोटी छोटी पत्र और पत्रिकाएं थी। उन पत्रिकाओं में ये क्या करते थे, अपनी रचना को लिखने का काम किया करते थे। ठीक है, परसाई जी हिंदी व्यंग के आधार स्तंभ थे। ये किसी बात को लेकर बहुत कुठार ताना मारने का काम करते थे, तो व्यंग्य साहित्य में इनका नाम अग्रणी है। ठीक है, जैसे ये निंदा रस लिखे हैं, उसी प्रकार से कक्षा 10वीं में यूपी बोर्ड में और बिहार बोर्ड में एक पाठ मिलता है। इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। उसका नाम है, पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। वो अभी पाठ व्यंग के ऊपर ही लिखा गया है और अपने अंदर जो बुराई है उसको दिखाने का काम किया है। किसने? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। लेकिन यहाँ पर जो व्यंग किया गया है, दो लोगों या दो से अधिक लोगों के बीच में जो कुठार ताना मारती हैं महिलाएं, स्त्रियां, उसके बारे में इन्होंने एक वर्ण के हिसाब से क्या किए हैं, कुठार ताना को बताने का प्रयास किया है। इसमें इस पाठ का नाम है निंदा रस, रचनाकार हरिशंकर परसाई। ये व्यंग जो होता है, व्यंग साहित्य, व्यंग्य साहित्य के ये क्या थे, प्रतिनिधि कवि कह लीजिए या व्यंग्य साहित्य के स्तंभ कवि थे। ठीक है, आगे चलिए मेरे दोस्त देखते हैं। परसाई जी हिंदी व्यंग के आधार स्तंभ थे। इन्होंने हिंदी व्यंग को नई दिशा प्रदान की। जब ये हिंदी व्यंग के साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो एक क्रांति सी आ गई और ये व्यंग को नई दिशा दे दी है। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी दो रचनाएं हैं। एक रचना है विकलांग, यह भी जो आपका विकलांग रचना है, यह भी आपकी व्यंग रचना है। और श्रद्धा का, अगली रचना है श्रद्धा का दौर, यह भी मेरे दोस्त इनकी व्यंग रचना है। विकलांग और श्रद्धा का दौर जो ये रचना लिखने का काम करते हैं, इस पर इन्हें क्या मिला है दोस्त, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि इन्हें विकलांग और श्रद्धा का दौर, इन दोनों रचनाओं पर इन्हें किसको, हरिशंकर परसाई जी को क्या मिला है, हरिशंकर परसाई जी को इन दोनों रचनाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कभी पूछ सकता है तो इससे, यानी हरिशंकर परसाई जी से यही प्रश्न बनाता है बहुत ज्यादा। आगे देखें, फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर इन्होंने पेरिस प्रवास किया। अब फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और फ्रांसीसी सरकार से छात्रवृत्ति पाए और छात्रवृत्ति पाने के पश्चात ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या कर दिए, चले गए। वहां पर जाने, ये उपन्यास एवं निबंध लेखन के बाद भी मुख्यतया व्यंग्यकार के रूप में विख्यात रहे। ये निबंध भी लिखने का काम करते थे, ये उपन्यास भी लिखने का काम करते थे। इन दोनों को लिखने के पश्चात इनकी लेखनी व्यंग लिखे बिना मानती ही नहीं थी, तो इनकी लेखनी व्यंग को भी क्या करती थी, लिखा करती थी। तो आगे देखिए, परसाई जी की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। इनकी जो रचना है उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। तो इनकी रचना में पहला मिलेगा कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में क्या है कि हंसते हैं रोते हैं। इनकी कहानी में क्या है, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। इनकी कहानी जो है, एक है हंसते हैं रोते हैं, दूसरा है जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्त, अगला वाला क्या मिलेगा। आगे चलिए देखें। हाँ, इनकी उपन्यास की रचनाएं जो हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, इनकी दो उपन्यास वाली रचना है। एक का नाम है रानी नागफनी की कहानी, एक का नाम है तट की खोज। चलिए इनके निबंध संग्रह के बारे में देखते हैं। निबंध संग्रह में यह लिखे हैं, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में। ठीक है, तो ये इनकी यहां से निबंध संग्रह है रचना। अब इसमें आपको क्या याद करना है, देखिए, तट की खोज याद करिएगा, भूत के पांव पीछे याद करिएगा, सदाचार की ताबीज, बस इतना आप लोग इनसे याद करिएगा।
इससे अब निंदा रस के रचनाकार हरिशंकर परसाई से आप निपट जाएंगे, इतना याद कर लेंगे तब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्त, हम लोग आगे क्या मिलेगा इनके बारे में। परसाई जी द्वारा रचित कहानी, उपन्यास तथा निबंध व्यक्ति और समाज की कमजोरियों पर चोट करते हैं। मतलब ये जो रचना लिखते हैं, रचना में इनकी जो कहानी है, क्या है इनकी जो कहानी है, कहानी के साथ साथ परसाई जी का जो निबंध है, कहानी के साथ साथ परसाई जी का जो निबंध है, ठीक है, कहानी के साथ साथ परसाई चचा का जो निबंध है, ये किस पर, तो किसी विशेष व्यक्ति पर नहीं, सभी व्यक्तियों पर। किस पर, सभी व्यक्तियों पर। और किस पर, यह व्यक्ति कहाँ निवास करता है, समाज में। किसी विशेष व्यक्ति पर नहीं, सभी व्यक्तियों पर और सभी समाज के ऊपर क्या करता है, इनकी रचनाएं क्या करती हैं, ताना मारती हैं या चोट कसती हैं। चोट कसने का काम कि जो आपके अंदर कमजोरी है, जो आपके अंदर बुराई है, इसको बताने का काम करती हैं और उसको बताने के साथ साथ दूर करने के लिए भी प्रेरित करती हैं इनकी रचनाएं। चलिए आगे देखिए। परसाई जी द्वारा रचित कहानी, उपन्यास तथा निबंध व्यक्ति और समाज की कमजोरियों पर चोट करते हैं। समाज और व्यक्ति में कुछ ऐसी विसंगतियां होती हैं जो जीवन को आडंबरपूर्ण और दूभर बना देती है। यह कहना चाह रहे हैं कि समाज के अंदर और व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं, कुछ ऐसी विसंगतियां होती हैं जो क्या करती हैं कि जीने के लिए और दूभर बना देती हैं और उनका जीवन दुश्वार हो जाता है, साथ में उनकी वह कमजोरी बन जाती है। अगर वह नहीं मिलेगा तो वह जी नहीं पाएंगे। जैसे एक शराब पीने वाले व्यक्ति को यदि आप शराब नहीं देंगे तो वह बहुत बेचैन हो जाता है, ठीक है। एक जुआ खेलने वाला व्यक्ति यदि जुआ नहीं खेल पाएगा वह भी बेचैन हो जाता है। तो जुआ खेलना और शराब पीना तथा समाज में ऐसे कितने व्यक्ति हैं, बहुत व्यक्ति हैं। तो यह जो है समाज की भी कमी है, यह व्यक्ति की भी कमी है। अगर इसके अभाव में उसको रखेंगे तो वह नहीं जी पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इन्हीं विसंगतियों का पर्दाफाश परसाई जी ने किया है। जो ये आपकी बुराई है, विसंगतियों का अर्थ होता है बुराई, ये जो आपकी बुराई है ना, इन बुराइयों का पर्दाफाश, पर्दाफाश का मतलब कि उजागर, इन बुराइयों को उजागर करने का काम कौन किया है या किसने किया है, तो इन बुराइयों को उजागर करने का काम हमारे और आपके मित्र, मित्र का मतलब कि जो अच्छी बात बताए, वह बूढ़ा हो या जवान हो या छोटा बच्चा हो, वह आपका क्या बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। तो हमारे और आपके मित्र जयशंकर प्रसाद ने किया है। चलिए आगे देखिए। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हमारे व्यक्तित्व को विघटित कर देती हैं। कभी ऐसा होता है आप लोगों के जीवन में और हमारे जीवन में या सभी व्यक्तियों के जीवन में कि कुछ छोटी सी बात होती है और आपको या आपके व्यक्तित्व पर वह कुठार ताना का काम कर देती है। छोटी सी भी बात ताना के रूप में लग जाती है। आगे, परसाई जी के लेख पढ़ने के बाद हमारा ध्यान इन विसंगतियों और कमजोरियों की ओर बरबस चल जाता है। जब इनकी रचना हम लोग या आप लोग पढ़ने का काम करते हैं या आप लोग जब पढ़ेंगे निंदा रस ना, तो आपके अंदर जितनी बुराई है, जितना एक व्यक्ति के अंदर और व्यक्ति समाज में है तो समाज के अंदर जितनी भी बुराई है उससे आप परिचित हो जाएंगे। परिचित हैं लेकिन अच्छी प्रकार से परिचित नहीं है। जब परिचित हो जाएंगे तो वह आपको बुरी लगने लगेंगी बातें, ठीक है। परसाई जी की शैली व्यंग प्रधान है। इनकी शैली कैसी है, यदि आपसे कोई पूछेगा कि इनकी शैली कैसी है तो इनकी शैली के बारे में बताइएगा कि इनकी शैली व्यंग्य प्रधान है। कैसी है, व्यंग्य प्रधान। व्यंग प्रधान का मतलब होता है कि यह कुठार ताना मारती है। इनकी शैली क्या है, कुठार ताना मारने वाली है। देखिए, परसाई जी की शैली व्यंग प्रधान है। एक प्रकार से परसाई जी व्यंग लेखक ही हैं। आजकल व्यंग का नाम आते ही परसाई जी का नाम अपने आप सफल व्यंग लेखकों में आ जाता है। यह जो लाइन है कहना चाहती है कि यदि व्यंगकार की बात हो और वहां पर परसाई जी की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यानी जहां पर आप व्यंग की बात करेंगे वहां पर आप परसाई जी की बात जरूर करेंगे।
इस लाइन का या इस पंक्ति का अर्थ यही है। इनके व्यंग के विषय सामाजिक एवं राजनीतिक है। मतलब ये व्यंग कहाँ करते हैं? यदि आपसे कोई पूछ दिया कि बहुत आप हरशंकर परसाई जी को पढ़ रहे हैं, बताइए थोड़ा सा हरशंकर परसाई जी अपना व्यंग कहाँ पर करते हैं? तो बताइएगा कि हरशंकर परसाई जी एक व्यक्ति के भी जीवन पर व्यंग करते हैं, व्यक्ति विशेष के भी जीवन पर व्यंग करते हैं, समाज पर भी करते हैं और साथ में राजनीतिक जीवन पर भी व्यंग करते हैं। हरशंकर परसाई जी बहुत अच्छे व्यंगकार हैं, क्योंकि इनकी जो कुछ पंक्तियां होती हैं, जो कोटेशन होता है जिसको कहते हैं कोट करना, तो इनकी कोट को मैं कभी पढ़ता हूँ, मिल जाता है मौका। वैसे मौका नहीं मिल पाता है दोस्त, जब मौका मिलता है तो पढ़ने का काम करता हूँ और पढ़ता भी हूँ। बहुत अच्छी इन्होंने बात लिखती है, सॉरी बहुत अच्छी ये बात लिखते हैं और उन बातों में गूढ़ता होती है। गूढ़ता का अर्थ होता है कि उस बात में वजन होता है, उस बात में रहस्य छिपा होता है, गूढ़ रहस्य छिपा होता है। जैसे इन्होंने लिखा कि ये राजनीतिकार आपको एक कठपुतली बनाकर बेचते रहते हैं और कठपुतली की भांति आपको नचाते रहते हैं, ये राजनीतिकार। सही बात है। फिर लिखते हैं कि धर्म के सौदागर, धर्म के धंधे करने वाले, सौदागर का मतलब होता है कि धर्म का धंधा करने वाले आज राजनीति में अपना स्थान ले लिए हैं और राजनीति में धर्म का धंधा चला रहे हैं, जिससे कि अनेक धर्मों के लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। कैसे? सियार की भांति, कुकुर की भांति। ये इतने अच्छे व्यंग्यकार हैं कि समाज की बुराई को और समाज में रहने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के और समाज की बुराई के बारे में दोनों में चर्चा करते हैं और दोनों को मिश्रित करके, दोनों को एक स्थान पर लाकर दोनों को दूर करते हैं, एक बार एकाएक लाकर लड़ा देते हैं। ऐसे व्यंग्यकार हैं। मैं इनका जो है कि व्यंग्यकार जो है, इनकी रचनाएं उसको पढ़िएगा मेरे दोस्त, आपकी जो ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क हिल जाएगा। कारण होता है कि जब आप अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं तब, नहीं तो आप ऐसे ही पढ़ लेंगे, पढ़ते हुए चले जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। समय की कमजोरियों एवं राजनीति के फौरेबों पर करारे व्यंग लिखने में ये सिद्धहस्त हैं। समय की कमजोरी क्या है और राजनीति की फरेबी बात, फरेबी माने झूठी, ठीक है, और समय की कमजोरी और राजनीति की फरेबी बात पर ये करारा व्यंग करते हैं। इस पे व्यंग करने में इन्हें क्या है? महारत हासिल है। देखिए सिद्धहस्त है, इसका मतलब होता है कि महारत हासिल है, ठीक है। बोलचाल के शब्द तत्सम और विदेशी शब्दों का चुनाव उत्तम है। ये बोलचाल में जब रचना लिखते हैं ना, तो बोलचाल के भी शब्द लेते हैं और तत्सम शब्द भी लेते हैं, विदेशी शब्द भी लेते हैं, तब जाकर ये रचना लिखने का काम करते हैं। कहाँ कौन सा शब्द अधिक चोट करेगा, कौन सा शब्द बात को अधिक अर्थ वेत्ता प्रदान करेगा, अधिक अर्थ वत्ता प्रदान करेगा, इसका ध्यान परसाई जी को सदा रहता है। मतलब कि कौन सा शब्द मैं कहाँ रखूंगा तो अधिक चोट करेगा। जैसे आप लोहार को देखे होंगे तो उसको जब पीटना रहता है ना भाई साहब, तो लोहार काम क्या करता है कि लोहार पहले लोहे को आगे में या अग्नि में तपाता है, बहुत तपाता है। जब तपाता है तो लोहा लाल होता है गुस्से से। जब गुस्सा हो जाता है लोहा जब लाल हो जाता है तो हथौड़ा उठाता है और बहुत तेज तेज मारता है, लेकिन तेज कहीं कहीं दूसरे जगह थोड़े मारता है, उचित स्थान पर मारता है, जहां पर मारना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हरिशंकर परसाई जी ने क्या लिखा है, ये लिखते हैं जो उसमें ढूंढ कर लाते हैं शब्दों को, हिंदी से ले लेंगे, उर्दू से ले लेंगे, फारसी से ले लेंगे, एक शब्द में कहूं तो विदेशी शब्द भी ले लेंगे, गांव गिराव के भी शब्द ले लेंगे, गांव गिराव के साथ तत्सम शब्द यानी संस्कृत के भी शब्द ले लेंगे, हिंदी तो खैर इसको लेंगे ही खैर। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, भाषा में व्यवहारिकता लाने के लिए इन्होंने उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह बात अभी हमने बताया है कि भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करने के लिए अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का भी क्या किया है? प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो हमको पुस्तक पढ़नी है, इनकी रचना पढ़नी है अगले दिन, उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में क्या बताया गया है देखिए। प्रस्तुत संकलन में निंदारस निबंध व्यंग की दृष्टि से एक सुंदर कलाकृति है। यह निबंध है, पहला बात सुनिए, यह आपकी कैसी रचना है? निबंध है।
अब निबंध जो हमको कक्षा 12 में अगले दिन पढ़ना है उसका नाम है निंदा रस। उसका नाम क्या है मेरे दोस्त? निंदा रस। ये जो निंदा रस है, इस निंदा रस को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ने का काम करेंगे। यह है क्या? निबंध। निबंध है, लेकिन कैसा निबंध है? व्यंग्य। व्यंग्य निबंध है, या व्यंग्य होता है। कैसा निबंध है? व्यंग्य निबंध है। व्यंग्य क्या मतलब कि निबंध लिखते हैं, लेकिन ताना मार मार कर निबंध लिखते हैं। चलिए, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, खाने के लिए आपको देगा, लेकिन जितना खिलाएगा नहीं उतना ताना मारेगा, ताना मार मार कर वह निकाल लेता है। तो गांव में कहते हैं कि भैया ओकर खैया जिन, जितनी खैबा ना उतना वो ररी के निकाल ले। ठीक है, आगे देखा। प्रस्तुत संकलन में निंदा रस निबंध व्यंग्य की दृष्टि से एक सुंदर कलाकृति है। अनेक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम है ए। इस व्यक्ति का नाम क्या है? ए। और एक व्यक्ति है बी। उस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्त? बी। ठीक है, एक व्यक्ति ए, एक व्यक्ति बी। ये दोनों बतियावत हो। सुन देखा, ए और बी के करे बारे में बतियावत है। एगो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? सी। उस व्यक्ति का नाम क्या है? सी। तो सी नामक व्यक्ति के बारे में ए और बी बतिया रहे हैं। क्या बतिया रहे हैं? तो कुछ भला भी कह रहे हैं और कुछ बुरा भी कह रहे हैं। तो हर एक जीव, जो मानव समाज है, जीव का मतलब गोरू नहीं, गोरू तो बतिए है ना, कुछ दूसरे के बुराई, बेचारा खइया सुन का करिए, खा पी के सुतिया। ए नाम का व्यक्ति बी से और बी नाम का व्यक्ति ए से व्यक्ति सी के बारे में बुराई बतिया रहा है, बुराई बतिया रहा है, भलाई बतिया रहा है। अब इस बात में होगा क्या कि ए और बी ये दोनों सी से क्या करेंगे? ईर्ष्या करेंगे। क्या करेंगे? ईर्ष्या करेंगे। अब इस ईर्ष्या के कारण वह भेदभाव इससे करेंगे। अब इस भेदभाव के कारण ही ये सब उस व्यक्ति के बारे में क्या करेंगे? हम बुराई करेंगे। देखिए, निंदा रस निबंध व्यंग्य की दृष्टि से एक सुंदर कलाकृति है। अपन अनेक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते रहते हैं। निंदा का मतलब होता है बुराई। निंदा का अर्थ क्या होता है? बुराई होता है। ठीक है, कुछ व्यक्ति अपने स्वभाववश अकारण ही निंदा में रस लेते रहते हैं। कुछ व्यक्ति ना, अपन उनका स्वभाव होता है कुछ व्यक्तियों का, और अपने कारण ही दूसरों की क्या करेंगे? बुराई करते रहेंगे। अकारण ही, कोई कारण नहीं रहेगा तब भी वह बुराई करेंगे। कुछ व्यक्ति अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए बड़ों की निंदा में निर्लिप्त भाव से मग्न रहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने को बड़ा समझने के लिए और बड़ा बताने के लिए दूसरों की बुराई करते हैं। आगे देखिए, कुछ मिशनरी निंदक होते हैं और कुछ अन्य भावों से प्रेरित होकर निंदा कार्य में रत हो जाते हैं। कुछ लोग बनाए ही गए रहते हैं, क्या करने के लिए? बुराई करने के लिए, और उनसे 10 लोग प्रेरित होकर और 10 लोग दूसरे व्यक्ति की क्या करने लगते हैं? बुराई करने लगते हैं। आगे देखिए, इस निबंध में परसाई जी ने निंदकों की अच्छी खबर ली है। खबर ली का मतलब होगा कि उनकी बहुत अच्छी प्रकार से कुटाई की गई है, पिटाई की गई है और उन पर करारी चोट की है। प्रहार तीव्र होते हुए भी पढ़ने में रुचि बनी रहती है। प्रहार तीव्र है इस पाठ में, लेकिन फिर भी आप पाठ को छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा आपका, या आप पाठ को छोड़कर जाएंगे नहीं बिना पढ़े हुए। इसका मतलब है कि इस पाठ में दम है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए यह खत्म हुआ और अब हम लोग इनके पाठ की ओर बढ़ेंगे। देख लेते हैं इनके पाठ की ओर, और इनका पाठ आएगा निंदा रस। तो हम लोग मिलते हैं अगले दिन। जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अगले दिन निंदा रस को लेकर आऊंगा।